if 40 Newton block supported by two ropes, one rope is horizontal and other makes angle 30 degree with the ceiling. The tension in the rope attached to the ceiling is approximately. सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक को हम हैंग कर रहे हैं, इसमें एक रोप हॉरिजॉन्टल है और एक रोप सीलिंग से 30 डिग्री एंगल बना रही। तो सिचुएशन इस तरह से होगी, जैसे मान लिया ये सीलिंग है और एक ये रोप है जो सीलिंग से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। ठीक, और यहाँ से हमने एक ब्लॉक हैंग किया है और जो दूसरी रोप है वो हॉरिजॉन्टल है। इसमें मान लिया टेंशन T1 है और इस रोप में मान लिया टेंशन T2 है और इस रोप में जो टेंशन होगा वो इस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा और ब्लॉक का वेट 40 न्यूटन दिया है। ठीक, अब हम अगर एंगल्स देखें तो ये वाला एंगल कितना बनेगा आपका, 30 डिग्री। तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो T2 का cos 30 कंपोनेंट जो होगा वो T1 के बराबर होगा। T2 cos 30 इज इक्वल टू T1, पहली इक्वेशन, और T2 का जो sin 30 कंपोनेंट होगा वो 40 न्यूटन के बराबर होगा। इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, द टेंशन इन द रोप अटैच टू द सीलिंग, T2 आपसे पूछा गया। तो T2 निकालना बहुत आसान है, sin 30 आपका हाफ होता है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 जो आ जाएगा वो 80 न्यूटन आ जाएगा। अगर इसमें T1 भी पूछा जाता तो हम यहाँ से निकाल लेते। T2 cos 30 T1 है, cos 30 होता है √3/2, T2 की जगह हम डालेंगे 80 तो ये 40 √3 आ जाएगा। तो T1 भी अगर हमें निकालना होता तो T1 आपका आ जाता 40 टाइम्स √3 न्यूटन। क्लियर, तो हमसे तो सिर्फ T2 पूछा गया है तो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये 13th क्वेश्चन है। इसमें भी एक टेंशन इधर T1 है, इधर T2 है और नीचे वेट लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, ये आपको एंगल्स भी दिए हैं 120, 150, 90, 30, 60 और आपसे बस टेंशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम समझिए, मैं एक यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ इस तरह से, ये इस तरह से, और मुझे इतने सारे एंगल्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये एंगल चाहिए, ये एंगल 30 डिग्री होगा और मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा और इक्वेशन बना देनी है। तो T1 का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो T2 के इस कंपोनेंट से बैलेंस होगा। तो पहली इक्वेशन बनेगी T1 cos 30, cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू T2 sin cos 60, cos 60 होता है हाफ। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई कि T1 √3 जो है वो T2 के बराबर है। T1 √3 जो है, T1 का ये जो √3 होगा, √3 इंटू T1 जो होगा वो T2 के बराबर होगा। पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे और वो इस वेट 10 न्यूटन को बैलेंस करेंगे। तो क्या क्या ऐड होने वाला है, तो T1 के साथ तो sin 30 हाफ होता है, प्लस T2 के साथ sin 60 √3/2 होता है। इन दोनों का सम 10 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक, अब आपको T1 T2 दोनों ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, ऐसा करते हैं T2 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, ये हाफ और हाफ कॉमन लेके इधर पहुँचा देते हैं तो ये 20 हो जाएगा। T1 को मैंने T1 छोड़ा है और T2 की जगह मैंने डाला T1 √3 और T1 √3 में √3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 T1 हो जाएगा ये, और ये आपका 20 के बराबर हो गया। तो T1 जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 20/4, सो इट इज़ 5 न्यूटन। T1 अगर 5 है तो जो T2 होगा वो T1 टाइम्स √3 के बराबर है तो वो 5 √3 हो जाएगा न्यूटन। सो योर आंसर इज 5 न्यूटन एंड 5 √3 न्यूटन। 5 Newton and 5 √3 Newton. So your answer is C part. A mass is hanging on a spring balance which is kept in a lift. The lift ascends with increasing speed. The spring balance will show in its reading. मतलब उसकी रीडिंग क्या होगी, वेट के बराबर होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी। ठीक है, आराम समझिए। लिफ्ट जो है वो असेंड कर रही है विद इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे हम। ये मान लिया लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस है जिससे हमने एक वेट हैंग कर दिया है और लिफ्ट ऊपर जा रही है इंक्रीजिंग स्पीड,
मतलब उसके अंदर एक एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जा रही है टाइम के साथ, यानी मतलब उसके अंदर एक एक्सेलरेशन है। ठीक, तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी, जो उसके अंदर स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, वो m टाइम्स जी प्लस ए के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि एम जी तो नीचे फोर्स लग ही रहा होगा, और अगर आप लिफ्ट में खड़े होकर देखोगे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया, और नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर ऊपर की तरफ एसलेट कर रहा है ये एसलेशन से, तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा m इंटू ए का। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा, नेट टेंशन T, वो m टाइम्स एम जी प्लस एम ए के बराबर होगा, एम जी प्लस एम ए के बराबर होगा, तो वो इसके बराबर हो जाएगा। और यही टेंशन जो है वो रीडिंग बनेगा, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। अगर न्यूटन में, अगर रीडिंग आपकी केजी में है तो इसको हम जी से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी रीडिंग है। अब रीडिंग कांस्टेंट होगी कि रीडिंग इंक्रीज कर रही होगी, सब ए पे डिपेंड करने वाला है। अगर ऊपर जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, जिसको हम एसलेशन कहते हैं, अगर एसलेशन आपका कांस्टेंट हुआ तो रीडिंग इसकी कांस्टेंट होगी, जो कि एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगी बट कांस्टेंट होगी। और अगर ए भी टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, ए के बारे में कुछ बताया तो नहीं है उन्होंने कि ए भी अगर टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है तो ये रीडिंग टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, और ए है पॉजिटिव ही बट धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रहा है, तो ये रीडिंग भी कम होगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि जो वेलोसिटी को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, द स्प्रिंग बैलेंस विल शो इन इट्स रीडिंग, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकती है रीडिंग, डिक्रीज भी हो सकती है, नो चेंज भी हो सकता है। चेंज विल डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करेगा, एसलेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी आंसर प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर प्रॉपर नहीं है, सब ए पे डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, विद इंक्रीजिंग स्पीड लिखा है और इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रीडिंग भी क्या आएगी आपकी, कांस्टेंट आएगी, बट वो कांस्टेंट रीडिंग एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ और समझिए, इसमें मास हैंग किया हुआ है स्प्रिंग बैलेंस से, लिफ्ट में रखा है, सब कुछ ठीक है। लिफ्ट स्टार्ट्स, अगर यहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट्स असेंड्स विद इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है, अगर ये लिखा होता है लिफ्ट ने स्टार्ट कर दिया स्पीड से, इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ना, पहले लिफ्ट रेस्ट में रही होगी, तो आंसर क्या बनता, तो आंसर बनेगा आपका ए पार्ट। क्यों ए पार्ट बनेगा समझिए, पहले लिफ्ट रेस्ट में थी, ठीक है, तो जो लिफ्ट की रीडिंग होगी वो एम के बराबर होगी। फिर लिफ्ट ने असेंड करना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब एसलेट करना शुरू कर दिया है, तो अब लिफ्ट की जो रीडिंग होगी वो एम टाइम्स जी प्लस ए हो जाएगी, तो रीडिंग में क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रॉपरली मैंशन नहीं है, क्लियरली कहा नहीं गया है कि इसमें क्या था, पहले क्या स्टेट थी, बाद में क्या स्टेट थी, एम्बिगुअस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा। अगर हम इसको मॉडिफाई कर दें तो ये पार्ट आंसर मैच कर जाएगा। मॉडिफिकेशन क्या क्या वो आप समझ लीजिए, यहाँ पे होना चाहिए द लिफ्ट स्टार्ट्स असेंड्स विद इंक्रीजिंग स्पीड, या लिफ्ट स्टार्ट्स असेंडिंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, तब आंसर ए पार्ट बनेगा, अदरवाइज इसमें कोई भी आंसर नहीं, नन ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है। A body of mass 2 kg is hung on a spring balance mounted vertically in a lift. If lift moves up with an acceleration equal to acceleration due to gravity, the reading of the spring balance, reading कितनी हो जाएगी, तो अभी हमने देखा रीडिंग जो होती है वो होती है m टाइम्स जी प्लस ए, अगर ऊपर की तरफ एसलेट कर रहा है तो, नीचे की तरफ एसलेट करेगा तो ए टाइम m टाइम्स जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो मास है 2 kg, जी है, और उसका एसलेशन है वो भी जी के ही बराबर है, ऐसा कहा है उन्होंने, इक्वल टू एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द लिफ्ट मूव्स अप विद एन एसलेशन equal to acceleration due to gravity, so your answer will be 4g, 4 times g। 4 times g जब आपने कह दिया तो ये आंसर kg में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। और अगर आप इसको kg में चाहते हो तो इस रीडिंग को g से डिवाइड करो, तो जब आप g से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 4 kg, 4 kg। kg में चाहिए तो आंसर 4 kg होगा, न्यूटन में चाहिए तो 4g हो जाएगा, सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A monkey is descending from a branch of a tree with a constant acceleration, देखिए जैसे इसमें मेंशन किया गया ना constant acceleration, if the breaking strength of the branch is 75% of the weight of the monkey, जैसे मान लिया ये कोई ब्रांच रही होगी, रोप की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं इसको, और इसमें एक मंकी है ये, और ये डिसेंड कर नीचे उतर रहा है, डिसेंड कर रहा है किसी एसलेशन ए से, कांस्टेंट एसलेशन से, और रोप में टेंशन कितना है टी, इसका नीचे वेट कितना लग रहा होगा, नीचे वेट लग रहा होगा एम जी,
और क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो टेंशन है उस ब्रांच की रोप की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी है। ठीक है, यानी टेंशन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 75% ऑफ द वेट, दैट मीन्स 3/4 mg के बराबर हो सकती है। इससे ज़्यादा टेंशन अगर क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो रस्सी टूट जाएगी, ब्रांच टूट जाएगी। तो पूछ रहे हैं मिनिमम एसलेशन बताइए जिससे वो एसलेट करके नीचे उतरे ताकि ब्रांच टूटे ना। ठीक है, तो इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन ये जाने वाली है mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। क्लियर है ये? ठीक। अगर एसलेशन आपको मिनिमम चाहिए, कम से कम एसलेशन चाहिए, तो टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। बस सारी वैल्यू डाल देते हैं। mg माइनस टेंशन कितना है? टेंशन है आपका 3/4 mg इज इक्वल टू ma। कौन सा एसलेशन? मिनिमम एसलेशन। m कैंसिल आउट हो जाएगा, g माइनस 3g/4 दैट मीन्स g/4। सो मिनिमम एसलेशन आपका आएगा g/4। इससे कम एसलेशन से अगर वो उतरने की कोशिश करेगा तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगा और रस्सी टूट जाएगी। सो योर आंसर इज डी पार्ट। द पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए रेलवे कैरेज makes an angle of 30 degree with the vertical when it is accelerating. The acceleration of the carriage पूछ रहे हैं, रेलवे कैरेज जो है उसका एक्सेलेरेशन पूछ रहे हैं, क्या होगा? जब वो एक्सेलेरेट कर रहा है तो उसने वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाया है, यानी पेंडुलम कहीं इस तरह से सेटल हुआ है। वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल आपका 30 डिग्री है। जब रेलवे का डब्बा ये जो है ये आगे ए से एक्सेलेरेट कर रहा होगा, एक्सेलेरेशन कितना होगा यही निकालना है। तो जरा इस पर फोर्स से देखिए, एक तो फोर्स mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, और अगर ये पूरा डब्बा ए से आगे एक्सेलेरेट कर रहा है तो इस पर पीछे सूडो फोर्स लग रहा होगा ma, और इस रस्सी में टेंशन लग रहा होगा t, और वर्टिकल से एंगल टेंशन का मिलेगा 30 डिग्री। तो अगर हम कंपोनेंट्स ब्रेक करें टेंशन का cos थीटा sin थीटा कंपोनेंट, तो t cos 30 ये mg को बैलेंस करेगा और t sin 30 ये ma को बैलेंस करेगा। सूडो फोर्स लगाया, इसका मतलब ऑब्जर्वर जो है वो कंपार्टमेंट के अंदर ही है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो tan 30 जो आएगा सेकंड अपॉन फर्स्ट करके वो a अपॉन g आने वाला है। सो योर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/√3। ये होगा उस कंपार्टमेंट का एक्सेलरेशन, डी पार्ट। Two bodies of mass 5 kg and 3 kg respectively are connected to two ends of a light string passing over a horizontal frictionless pulley. The tension in the string। तो ये बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल सिचुएशन है कि एक पुली ब्लॉक सिस्टम है बेसिकली। ये एक पुली इस तरह से हैंग करी हुई है और उसके दोनों एंड्स पे दो ब्लॉक्स हमने हैंग किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 kg हैंग कर दिया है और इस तरफ 3 kg हैंग कर दिया है। एकदम सिंपल एडवुड मशीन है, सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम है। टेंशन पूछ रहे हैं तो टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों के बारे में समझ लीजिए। पहले टेंशन की डायरेक्शन देखिए, एक ही रस्सी है, एक ही टेंशन होगा, पूरी रस्सी में टेंशन कितना होगा? टी। ठीक, एक रस्सी में एक ही टेंशन होता है प्रोवाइडेड स्ट्रिंग आपकी आइडियल होनी चाहिए। आइडियल स्ट्रिंग का क्या मतलब हुआ? आइडियल स्ट्रिंग का मतलब हुआ स्ट्रिंग मासलेस होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए और फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। ठीक, अगर मैं पूछूंगा इस पुली में इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, ये दूसरी स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन जो आएगा वो आपका 2t आएगा। क्यों? क्योंकि आइडियल पुली पे नेट फोर्स 0 होता है। इस आइडियल पुली, अगर ये पुली आइडियल है, आइडियल पुली का मतलब मासलेस पुली, आइडियल पुली एट रेस्ट, उस पर नेट फोर्स 0 होता है। तो अगर नीचे t और t 2t फोर्स लग रहा है तो ऊपर भी कितना लगेगा? 2t लगेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और टेंशन का क्या रिलेशन होता है? एक्सेलरेशन जो आता है इसमें, ये भारी ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा ऐसे, ये हल्का ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा ऐसे। एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है m2 माइनस m1 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन है। और टेंशन का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है ट्वाइस m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन का एक्सप्रेशन आता है। हमसे टेंशन पूछा गया तो बस निकाल देते हैं। 2m1 m2, m1 कितना है 5, m2 कितना है 3 अपॉन m1 प्लस m2 8 हो जाएगा, और g की वैल्यू मैं 10 डाल देता हूँ। मैं 10 इसलिए डाल देता हूँ ताकि आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा, फिर जो इसके आसपास होगा वो टिक कर देंगे हम। तो ये कितना आने वाला देखते हैं ज़रा।
2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा ये 15, ये 5 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। ये 15, 5 जा 75 अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा 37.5 कुछ आंसर बनेगा, 37.5 के आसपास आंसर बनेगा। तो इसका जो नियरेस्ट आंसर है वो क्या है, बी पार्ट, तो आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा करना होता है, ठीक है। जी की वैल्यू उन्होंने 9.8 लिखी है, फिर भी हम 10 डाल रहे हैं क्योंकि आंसर काफ़ी दूर दूर है, एक 18 है, एक 36 है, एक 73 है, एक 60 है, बहुत डिफरेंस है। तो अगर मैं जी की वैल्यू 10 भी डाल दूंगा तो भी मुझे नियरेस्ट आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने जी की वैल्यू डाली 10 और जो नियरेस्ट आंसर था वो टिक कर दिया, खत्म। Three blocks of mass m1, m2 and m3 are connected by massless string as shown in a figure. They are pulled with a force T3 is equal to 40 न्यूटन। m1 का मास दिया 10, m2 6 है और m3 4 है, ठीक है। 10, 6 और 4, देखते हैं डायग्राम क्या है। ये सिचुएशन है 10, 6 और 4, कौन सा 10 था कौन सा 6 था, एक बार फिर देखना पड़ेगा। m1 शायद 10 था, हाँ m1 10 है, 10, 6 और 4, ये 10 kg है, ये 6 kg है और ये 4 kg है, 4 kg, और ये T3 जो टेंशन है ये 40 न्यूटन है। तो T2 निकालना है शायद हमको, ठीक, T2 निकालना है। एरो हम ऐसे लगाएंगे तब ये ठीक होगा, ये गलत एरो है, इसको भी यहाँ एरो इधर दिखाया जाएगा और यहाँ एरो इधर दिखाया जाएगा, ऐसे इस तरह से लगेगा। T1 और T2 हम दोनों ही फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन का पहला स्टेप होता है एसलेशन फाइंड करना, सिस्टम का एसलेशन। ये कनेक्टेड बॉडीज़ हैं, एक साथ चलेंगी, एक ही एसलेशन से चलेंगी, तो इनका जो एसलेशन होगा वो हो जाएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, कोई अपोजिंग फोर्स तो है नहीं, तो टोटल मास हो गया 20 kg, तो एसलेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर T2 निकालना है तो हम M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। M3 पे फोकस कर रहे हैं, मास है जिसका 4 kg, आगे फोर्स लग रहा है जिस पे 40 न्यूटन, और पीछे कितना लग रहा है T2, ये T2 ही आपको निकालना। और ये इस सब एक साथ एसलेट कर रहे हैं कितने एसलेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, सेकेंड लॉ की इक्वेशन, तो आएगी 40 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। सो T2 इज इक्वल टू 40 माइनस 8, दैट मीन्स 32 न्यूटन। T2 आ गया 32 न्यूटन, ठीक है। T1 निकालना है तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ M1 की इक्वेशन बनाते हैं, सिर्फ M1 पे फोकस कीजिए आप। M1 का मास कितना है 10 kg, इस पर फोर्स जो लग रहा है आगे की तरफ वो क्या लग रहा है T1, और ये किसी फोर्स को नहीं पहचानता। और इसका एसलेशन कितना है, तो एसलेशन तो सब एक साथ ही चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। सो T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक। T1 निकालना हुआ तो 20 न्यूटन। अब ये T1 T2 हमारी वैल्यू सही है कि नहीं सही है हम चेक कर सकते हैं, M3 पे इक्वेशन बना के चेक कर सकते हैं। M3 का मास है 6 kg, इस पे इधर फोर्स लग रहा है T2 और इधर लग रहा है T1। T2 आया आपका 32 न्यूटन और T1 आया आपका 20 न्यूटन, और इसका एसलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या सारी वैल्यू सही है कि नहीं है। तो इसकी भी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। तो देखिए नेट फोर्स वही आना चाहिए जो मास इंटू एसलेशन आएगा। देखते हैं नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स है 32 माइनस 20, दैट मीन्स 12 न्यूटन, बिल्कुल सही। जरा देखते हैं मास इंटू एसलेशन कितना आएगा, तो मास है 6 kg और एसलेशन 2 का है, तो ये भी 12 आ गया। तो इसका मतलब जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो एकदम सही है। क्लियर। सो अगर T2 पूछा गया तो आंसर बनेगा 32 न्यूटन, और अगर T1 पूछा गया तो आंसर बनता 20 न्यूटन। थ्री इक्वल वेट A B C ईच ऑफ मास 2 kg, इस तरह से आएंगे सारे, 2 kg के हैं, 2 kg 2 kg 2 kg, ठीक है। पुली के ऊपर है, इस तरह से टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ रहे हैं जो B और C को कनेक्ट करेगी। यहाँ का टेंशन पूछ रहे हैं, ये वाला टेंशन, ठीक है। तो पहले मुझे बताइए, ये पूरा सिस्टम नीचे A से एसलेट करेगा तो ये A वाला ब्लॉक ऊपर एसलेट करेगा A से, तो पहले हम निकालेंगे सिस्टम का एसलेशन कितना होगा। तो एसलेशन का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था पुली ब्लॉक सिस्टम में, M2 माइनस M1 टाइम्स G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। इधर मास कितना है टोटल 2 kg, इधर मास टोटल कितना है 4 kg, तो M2 बन जाएगा 4 kg और M1 बन जाएगा 2 kg। तो देखते हैं एसलेशन कितना आने वाला, 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 टाइम्स G, सो इट इज़ G बाई 3,
g/3 बनेगा एसलेशन। अब अगर आपको ये टेंशन निकालना है तो आप सिर्फ सी पे फोकस करो, सी वाली जो ब्लॉक है सिर्फ उस पर फोकस करो। ऊपर क्या लग रहा है टेंशन टी, नीचे लगेगा इसका वेट, वेट कितना होगा 2g, 2 kg मास है तो 2g वेट हो जाएगा। और ये नीचे की तरफ एसलेट कर रहा है कितने एसलेशन से, ए से। ए की वैल्यू कितनी हमने निकाली g/3। तो इसकी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2g - t इज इक्वल टू मास इंटू एसलरेशन। सो t इज इक्वल टू 2g - 2g/3 दैट मीन्स 4g/3। अब चाहो तो आप g की वैल्यू डाल सकते हो। अगर मैं g की वैल्यू डालूँ 10 तो 40/3, सो इट इज़ 13.33 समथिंग आपको आंसर बनेगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। बी पार्ट होना चाहिए यहाँ पे कुछ 13.33 न्यूटन के आसपास। क्लियर? Consider an elevator moving downwards with an acceleration a. The force exerted by the passenger of mass m on the floor of the elevator. समझिए, इस तरह से ये एक एलिवेटर है। तो ये एक एलिवेटर है जो कि नीचे एसलेट कर रहा है ए एसलेशन से, ठीक। और इसमें एक कोई पर्सन है इस तरह से, और ये पूछ रहे हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पैसेंजर ऑफ मास एम ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे उसने कितना फोर्स लगाया होगा, मतलब बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहे हैं। फ्लोर और उसके पैरों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा। पर्सन पे लगेगा ऊपर की तरफ और फ्लोर पे लगेगा नीचे की तरफ। एक्शन रिएक्शन पेयर, ये नॉर्मल रिएक्शन हमको निकालना है, ठीक। तो हम पर्सन से सॉल्व करेंगे। पर्सन से सॉल्व करके निकालना बहुत आसान होगा। पर्सन पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे समझिए जरा। ये मान लिया पर्सन है, तो पर्सन पे एक तो वेट लग रहा है नीचे mg, और अगर आप एलिवेटर में ही खड़े हो, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो एलिवेटर ए एसलेशन से नीचे एसलेट कर रहा है, तो इसके ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा m × a। और क्या लग रहा है, और इसके पैरों से ऊपर की तरफ, फ्लोर से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा है n। और एलिवेटर के रिस्पेक्ट में पर्सन जो है वो कहाँ नजर आएगा आपको, रेस्ट में। तो नेट फोर्स इस पर जीरो होगा। तो इक्वेशन ये बनेगी n + ma इज इक्वल टू mg। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये आपका आ जाएगा m × g - a। और ये फोर्स होगा जो फ्लोर ने, सरफेस ने पर्सन पे लगाया होगा या पर्सन ने सरफेस पे लगाया होगा, उनके बीच का एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Two masses m1 and m2 are attached to the ends of a string which pass over a pulley attached to the top of an inclined plane. The angle of inclination of the plane is 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये कितना दिया है, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। और m1 का मास कितना है, 10 kg है। m2 का मास कितना है, 5 kg है। और m2 का आपसे एसलेशन पूछ रहे हैं, m2 का एसलेशन कितना होगा, ठीक। तो जरा देखते हैं क्या क्या फोर्सेज लगेंगे। तो यहाँ फोर्स लगेगा m2g, ठीक है। m2g कितना हो जाएगा, ये 10, g की वैल्यू 10 ली तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। जरा इधर देखते हैं इधर कितना फोर्स लगेगा। तो इधर लगेगा m1g sin थीटा। m1 कितना है 10, g की वैल्यू 10 और sin थीटा हो जाएगा हाफ। तो चांस की बात है कि ये भी 50 न्यूटन आ गया। अब अगर दोनों ही 50 न्यूटन आ गए तो आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। इधर भी ये 50 न्यूटन है, इधर भी 50 न्यूटन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एसलेशन जीरो होगा, कोई भी ब्लॉक इधर भी मूव नहीं करेगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। The force of 50 Newton is required to push a car on the level road with constant speed 10 meter per second. The mass of the car is 500 kg. ये कह रहे हैं कार है, ढंग से समझिए, एक कार है और कार को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक कांस्टेंट स्पीड से पुश करने के लिए, ऐसी कुछ बना लेते हैं हम ऐसे ही, ठीक। कांस्टेंट स्पीड से पुश करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, 50 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि कार पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो भी 50 न्यूटन ही होगा। तभी जब आप 50 न्यूटन अप्लाई करोगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो एसलेशन जीरो होगा। एसलेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट, ठीक। एसलेशन भी जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो पहले स्टेटमेंट में यही कह रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, 50 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। फोर्स लग रहा है फिर भी कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब ये फोर्स किसी दूसरे फोर्स से बैलेंस हो जा रहा होगा और वो जो दूसरा फोर्स होगा वो फ्रिक्शन का फोर्स होगा, ठीक। अब पूछ रहे हैं कार को अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एसलेट कराना है तो कितना फोर्स चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो वो फोर्स चाहिए एफ। मैंने कहा उसका नाम हो गया एफ। एफ फोर्स आप लगाओगे तब इसको ए का एसलेशन मिलेगा। तो इक्वेशन ये बनने वाली है एफ
माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है 50 इज इक्वल टू मास इंटू एसलरेशन। F माइनस 50 इज इक्वल टू मास दिया है आपको 500 kg का और एसलेशन है 1 का, तो ये जो फोर्स आपका आएगा वो 550 न्यूटन आ जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। If 50 kg boy stands on a platform स्प्रिंग स्केल इन ए लिफ्ट दैट इज गोइंग डाउन विद ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और प्लेटफॉर्म जो है वो एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और वो कांस्टेंट स्पीड से प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है, ठीक। द लिफ्ट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन एट इन ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। तो जरा समझिए सिचुएशन, ये लिफ्ट है, ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे मूव कर रही थी 3 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ये इनिशियल स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम डीएक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक, कितना होगा वो फाइंड कर सकते हैं। तो तुम थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। वी स्क्वायर है 0, यू स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2a, और x भी कितना है आपका 9। तो यहाँ से जो a आपका निकल के आने वाला है वो -12 निकल के आने वाला है, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। माइनस का मतलब ये है कि अगर ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये रिटार्डेशन का मोशन है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो रिटार्डेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, डायरेक्शन उसकी अपवर्ड होगी। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है आपका, स्प्रिंग स्केल है, उसकी रीडिंग पूछ रहे हैं। तो जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है, ढंग से समझते जाना है आपको, ये कोई पर्सन है खड़ा है, इसमें कोई बॉय खड़ा है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इस तरह से सिचुएशन है, और एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, ठीक है, आराम से समझना। तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, तो mg तो नीचे लग ही रहा होगा, और क्या लगेगा नीचे, ma लगेगा। तो इसकी जो रीडिंग आएगी, स्प्रिंग स्केल की रीडिंग आएगी, वो आ जाएगी mg प्लस ma। सो इट इज m टाइम्स g प्लस a। m कितना है, m है 50, g की वैल्यू है 9.8 और a जो है वो है 0.5। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 50 इंटू ये आ जाएगा 10.3। तो ये आ रहा है 515 न्यूटन, ये आएगी उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग। क्लियर? सो योर आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि मोशन है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। और अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ लगेगा तो वो mg के साथ ऐड होकर नेट जो रीडिंग होगी वो देगा। क्लियर? इसमें क्या, एक एलिवेटर है, उसके अंदर लोड है, टोटल मास 800 kg है। इफ एलिवेटर ओरिजिनली मूविंग डाउनवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड is brought in rest with constant deceleration in a distance of 25 मीटर। द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल पूछ रहे हैं, सपोर्टिंग केबल में टेंशन कितना होगा। ये भी सिचुएशन क्या समझिए, ये एलिवेटर है, ये सपोर्टिंग टेबल में टेंशन है, ये पूछ रहे हैं आपसे। नीचे क्या फोर्स लग रहा होगा, mg। ठीक, अच्छा ये नीचे मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी फाइनल स्पीड हो जाती है 0 कितनी डिस्टेंस में, 25 मीटर में। तो रिटार्डेशन कितना होगा, तो फिर से वही थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर है 0, यू स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 प्लस 2a, एस कितना है आपका 25, तो a यहाँ से आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन होगा इसका ऊपर की तरफ। -2 का मतलब एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं अब इसकी इक्वेशन बनाऊँ, बिना सूडो फोर्स की इक्वेशन बनाऊँ तो भी बना सकते हैं। ठीक है, बिना सूडो फोर्स की इक्वेशन बनेगी t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। समझ लीजिए, एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं सूडो फोर्स की इसकी इक्वेशन बनाऊँ, सूडो फोर्स के साथ इसके अंदर खड़े होके मेंटली, तो एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो सूडो फोर्स इसमें कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, एम ए। और एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, एलिवेटर रेस्ट में होगा तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 तब होगा जब टेंशन, ऊपर लगने वाला टेंशन नीचे लगने वाले एम जी प्लस एम ए से बैलेंस हो जाएंगे, तो एम टाइम्स जी प्लस ए। तो चाहे आप सूडो फोर्स इक्वेशन बना लीजिए, चाहे आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बना लीजिए, दोनों आंसर सेम ही आने वाले हैं। सो टेंशन इज इक्वल टू एम टाइम्स जी प्लस ए इज 2। सो इट इज 9600 न्यूटन। डी पार्ट।